बेटा लास्ट क्लास में मैंने डुअलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया था मैंने। अब मैं उन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसका एक एप्लीकेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, यानी कि डुअलिटी ऑफ मैटर का एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंसेप्ट को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप नोट करो। क्वेश्चन लिखो। लिखो टू पार्टिकल्स ए एंड बी। टू पार्टिकल्स ए एंड बी। Two particles A and B are two particles A and B are in motion. Two particles A and B are in motion. आगे लिखो। Wavelength of particle A. Wavelength of particle A. Wavelength of particle A given है 5 into 10 to the power minus 8 meter. Wavelength of particle A is 5 into 10 power minus 8 meter. Calculate the wavelength of particle B. Calculate the wavelength of particle B. Calculate the wavelength of particle B so that its momentum is double of particle A. So that its momentum is double of particle A. So that its momentum is double of particle A. Solve करो। (2.5 into 10 raised to power minus 8 meter). सही आंसर है। तो यहाँ पे लेमडा ए अगर आप कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी ए। पी ए इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। और लेमडा बी अगर आप कंसिडर करोगे तो दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी। ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी है। तो लेमडा बी बाई लेमडा ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी। ये आप लिख सकते हो। लेमडा बी बाई लेमडा ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी। तो यहाँ पे गिवन है सिंस पी बी इज इक्वल टू 2 pa, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी इज डबल ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। ये गिवन पी बी इज इक्वल टू 2 pa। तो पी ए बाई पी बी 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज लेमडा बी अपॉन लेमडा ए इज इक्वल टू 1/2। तो लेमडा बी इज इक्वल टू लेमडा ए बाई 2 आ जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर ये होगा। क्लियर है? Yes. Yes. अगला क्वेश्चन लिखो।
देखो, what acceleration potential, what acceleration potential, what acceleration potential must be imparted, what acceleration potential must be imparted to a proton beam, what acceleration potential must be imparted to a proton beam, to a proton beam to give it an effective wavelength, to give it an effective wavelength, to give it an effective wavelength of 0.05 angstrom, of 0.05 angstrom. सॉल्व करो. सॉल्व कर पाओगे भाई? सर बस एक चलो कोई बात नहीं, करो. कौन सा रिजल्ट यूज होगा यहाँ पे? $33 ये सही आंसर है. कौन सा रिजल्ट यूज करोगे यहाँ पे? सर पहले मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर सर फिर आपने एक फॉर्मूला बताया था क्यू वी इज इक्वल्स टू क्यू वी वाला. क्यूवी वाला जब यूज करे तो मोमेंटम क्यों निकाल लोगे भाई? सीधे सर फॉर्म. उससे वेलोसिटी आ गई था.
lambda is equal to h upon under root of 2mqv, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। Yes. lambda is equal to h upon under root of 2mqv। तो अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायरिंग करके क्या मिल जाएगा, lambda स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mqv। आपको v चाहिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन पोटेंशियल v, तो v इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mq lambda स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो। h वैल्यू क्या है, h वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m मास ऑफ प्रोटॉन बीम यूज किया है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर वैल्यू अगर आप देखो तो ये 0.05 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर आ जाएगा। तो 25 स्क्वायर 25 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर 10⁻24 ये आ जाएगा। अब अगर आप देखो 10⁻27 और 10⁻19 तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -46, 10⁻46 एंड 10⁻24 10 टू द पावर -70, 10⁻70 ऊपर गया 10⁻70, 10�70 और इधर 10⁻68 है, तो 10⁻2 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 6.6 इंटू 100, 10⁻2 है यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2, 6.6 का स्क्वायर है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.66 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 25 इंटू 2 ये कैंसिल करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 1.66 और 6.6 अप्रोक्सीमेटली 4, तो आप एक तरीके से इसको अप्रोक्सीमेटली 32 वोल्ट लिख सकते हो। अगर आप ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप देख लो 6.6 इंटू 6.6 इंटू 2 अपॉन 1.66 इंटू 1.6, तो 6.6 अपॉन 1.66 अप्रोक्सीमेटली 4, और उधर उसी तरीके 6.6 अपॉन 1.6 अप्रोक्सीमेटली 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 32 वोल्ट। एक्यूरेटली अगर इसको सॉल्व करें तो ये 33 वोल्ट आ जाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The kinetic energy of an electron, the kinetic energy of an electron, the kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 to the power -25 joule. 4.55 into 10 power -25 joule. Calculate its wavelength. Calculate its wavelength in meter. Calculate its wavelength in meter. Calculate its wavelength in meter.
5.2 into 10 raised to power minus 4 meter. क्या बोल रहे हो? 5.2 into 10 raised to power minus 4 meter. 5.2 into 10 का मानना गलत है. So 7.3 into 10 raised to power minus 7 meter. ये सही है. ठीक है. यहाँ पे आप ये वाला रिजल्ट यूज करोगे. लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mke. ये वाला रिजल्ट यूज करोगे. h वैल्यू अगर आप यहां पे देखो तो h वैल्यू क्या है? 6.6 into 10 to the power minus 34 upon under root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kilogram multiplied by kinetic energy. Kinetic energy given है 4.55 into 10 to the power minus 25. 4.55 into 10 power minus 25 ये होगा. तो आप देखो 4.55 into 2 9.1, 9.1 into 9.1 तो स्क्वायर रूट में है तो 9.1 बाहर आ जाएगा. और इधर ये देखो 10 पावर माइनस 56 हो गया. 10 पावर माइनस 56 तो इसका स्क्वायर रूट 10 पावर माइनस 28 आ जाएगा. तो 6.6 into 10 to the power minus 34 upon 9.1 9.1 into 10 to the power minus 28. ठीक है. तो अब अगर आप देखोगे तो ये आ जाता है सॉल्व करके ये 0.72 into 10 to the power minus 6 मीटर यानी कि 7.2 into 10 to the power minus 7 मीटर. अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू हो जाएगी 7200 एंगस्ट्रॉम. क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ पार्टिकल x moving with certain velocity has a de Broglie wavelength of 1 angstrom. आगे लिखो. if particle y has mass 25% of x, has mass 25% of x, and velocity
and velocity 75% of x, and velocity 75% of x, then determine wavelength of particle y. Then determine wavelength of particle y. Then determine wavelength of particle y. Three by 16 angstrom. So 3 by 16 angstrom. हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं आयुष? 3 by 16 angstrom. गलत है बेटा. Four by three angstrom. ये भी गलत है. 16 by 3 sir. 16 by 3 एंगस्ट्रॉम सही है. देखो यहाँ पे लेमडा एक्स क्या हो जाएगा? h अपॉन एम एक्स वी एक्स. ये लेमडा एक्स होगा. लेमडा वाई इज इक्वल टू h अपॉन एम वाई वी वाई. h अपॉन एम वाई. एम वाई क्या है यहाँ पे? बोल रहा है कि पार्टिकल y का मास 25% ऑफ मास ऑफ x है. तो एम वाई को 1/4 mx लिख सकते हो इंटू वी वाई. वी वाई अगर आप देखो तो बोला ये 75% ऑफ वेलोसिटी ऑफ x है. तो 3/4 इंटू वी एक्स. इसका मतलब अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 16/3 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन एम एक्स वी एक्स. तो h अपॉन एम एक्स वी एक्स लेमडा x है. तो दिस इंप्लाइज लेमडा y इज इक्वल टू 16/3 टाइम्स लेमडा x. लेमडा x 1 एंगस्ट्रॉम है, तो फिर ये वैल्यू 16/3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी. 5.33 एंगस्ट्रॉम. क्लियर है? Yes sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन. The de Broglie wavelength of neutron at 927 degrees centigrade. The de Broglie wavelength of neutron at 927 degrees centigrade is lambda.
The de Broglie wavelength of neutron at 927 degrees centigrade is lambda. What will be its de Broglie wavelength? What will be its de Broglie wavelength at 27 degrees centigrade? सर डी ब्रोगली वेवलेंथ का दी हुई है लेमडा की बने लेमडा इन टर्म्स ऑफ लेमडा आंसर बताना है. टू लैम्डा 2 लेमडा सही आंसर है. 2 lambda. लेमडा बाय 2 भी बोल रहे लोग, गलत है. 2 लेमडा सही है. ठीक है, यहां पे देखो ये रिजल्ट आपको यूज करना है. Since lambda is equal to h upon under root of 3m kb into t. h upon under root of 3m kb into t. तो lambda 1 क्योंकि पार्टिकल सेम है तो lambda 1 क्या हो जाएगा h upon under root of 3m kb into t1 and lambda 2 is equal to h upon under root of 3m kb into t2. तो lambda 2 by lambda 1 is equal to, अगर आप देखो तो ये अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kb तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो lambda 2 by lambda 1 is equal to अंडर रूट ऑफ t1 by t2. ये आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल. तो lambda 2 by lambda 1 तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज lambda 2 is equal to lambda multiplied by अंडर रूट ऑफ T1 by T2. तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो तो ये 1200 केल्विन आ जाता है. 1200 अपॉन 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 300 आ जाता है. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 2 है तो ये वैल्यू आ गई 2 लेमडा. तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखो with what potential difference must an electron be accelerated to acquire a de Broglie wavelength of 500 angstrom
क्या हुआ भाई? एक मिनट सर, बस होने वाला है। सही है, सही है। कौन सा रिजल्ट यूज करोगे यहाँ पे? सर इसका आंसर ऐसे 5.5 इंटू 10⁴ आ रहा ना, Sir, 5.9 into 10 raised to power minus 4. ये अप्रोक्सीमेटली सही है। यहाँ पे आपको ये रिजल्ट यूज करना है, लेमडा इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया था कि आप ये रिजल्ट अगर यूज करते हो तो आप बहुत टाइम बचाओगे। है। सर ये करना था। तो लेमडा इज Yes, sir. रूट ऑफ 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाय वी आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 150 बाय लेमडा स्क्वायर। ध्यान ध्यान देना, इसमें लेमडा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही होनी चाहिए। तो 150 अपॉन 500 इंटू 500, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा तो 3/5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। तो 6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट ये करेक्ट आंसर। तो अगर आप सही रिजल्ट यूज करोगे तो अपना टाइम भी बचाओगे। जैसे इसने रोहन ने बोला है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV, तब इन्होंने कैलकुलेटर यूज किया होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। और काफी टाइम भी लगा है कैलकुलेशन में। डायरेक्ट आंसर देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने जितने भी रिजल्ट आपको बताए हुए हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिटर्मिनेशन के लिए, हर रिजल्ट का एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम के फॉर्म में आपको दिखाया है। ठीक है, अब आप नोट करो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें एक ही एप्लीकेशन है, लिख लो डेरिवेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर मोमेंटम डेरिवेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल।
ठीक है, जो आप लिखते हो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वो रिजल्ट कहां से आता है? अगर हम उसको देखें तो उसका डेरिवेशन हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, अब जो कैसे मिलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे, लिखो लिखो अकॉर्डिंग टू लुईस डी ब्रॉगली, according to Lewis D. Broglie, according to Lewis D. Broglie, the actual path followed by electron, the actual path followed by electron in a stationary state, according to Lewis D. Broglie, the actual path followed by electron in a stationary state, the actual path followed by electron in a stationary state is the wave path, is the wave path, is the wave path, is the wave path. आगे लिखो, the mean path of this wave path, the mean path of this wave path, the mean path of this wave path is the circular orbit, is the circular orbit, is the circular orbit. वेव है, वेव, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डी ब्रॉगली, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट is the wave path, is the wave path. The mean path of this wave path, the mean path of this wave path is the circular orbit. The mean path of this wave path is the circular orbit. तो ये डी ब्रॉगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जिस पाथ को फॉलो करता है, वो पाथ बेसिकली एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, बल्कि वो पाथ एक वेव पाथ है। लेकिन उस वेव पाथ का जो मीन पाथ है वो सर्कुलर ऑर्बिट है। तो आप जैसे देखो, अगर कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो वेव कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करती है, इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करती है। तो ये वाला जो पाथ है, ये क्या है? ये है मीन पाथ, ये मीन पाथ है, और ये है वेव पाथ। ठीक है, ये वेव पाथ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, जिसके अबाउट ये वेव सिमेट्रिकल मैनर में प्रोपेगेट कर रही है, ये मीन पाथ है। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो करता है एक्चुअल में, उस पाथ का मीन पाथ होता है सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट जो हम कंसीडर करते हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पाथ का मीन पाथ है। ये इलेक्ट्रॉनिक पाथ का मीन पाथ है। एक्चुअल पाथ जो इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, वो पाथ कुछ ऐसा है। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पाथ।
और इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मीन पाथ। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस वेव पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस मीन पाथ के किसी एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है। अगर मान लो यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली जो है वो इसी पॉइंट पे वापस आएगा, इसी पॉइंट पे वापस आएगा। यानी कि वेव पाथ को फॉलो करते हुए ये एक साइकिल कंप्लीट करके इस पॉइंट पे वापस आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट करो, ये डायग्राम बना लो पहले। थोड़ा ढंग से बना लेना। ये सारी वेव्स इक्वल लेंथ। तो अब नोट करो, इसी के नीचे लिखो, लिखो इन अ स्टेशनरी स्टेट, इन अ स्टेशनरी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। लिखो इन अ स्टेशनरी स्टेट नंबर ऑफ वेव, in a stationary state number of wave made by electron, in a stationary state number of wave made by electron during one cycle of rotation, in a stationary state number of wave made by electron during one cycle of rotation, that is during one revolution, that is during one revolution, that is during one revolution is equal to the principal quantum number, is equal to the principal quantum number of the stationary state, is equal to the principal quantum number of the stationary state, is equal to the principal quantum number of the stationary state। ठीक है, तो किसी भी स्टेशनरी स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी स्टेट में एक रिवॉल्यूशन में उतने ही वेव बनाएगा। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड स्टेशनरी स्टेट में है तो वहां पे वो एक रिवॉल्यूशन में 3 वेव फॉर्म करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 7th स्टेशनरी स्टेट में है तो एक रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन वहां पे 7 वेव फॉर्म करेगा। तो जिस स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस स्टेशनरी स्टेट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर वेव वो 1 रिवॉल्यूशन में फॉर्म करेगा। और हमेशा ये वेव इंटीग्रल नंबर में होगी, हमेशा ये वेव इंटीग्रल नंबर में होंगी, ये वेव कभी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं हो सकती। अब इसके पीछे वजह ये होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी स्टेट में या किसी ऑर्बिट के अंदर फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वेव बना रहा है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि फर्स्ट साइकिल की जो वेव है उसको सेकंड साइकिल की वेव जो है वो क्या करती है, सबट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से वो उसको कैंसिल करने लगती है। सबट्रैक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मैंने आपको वेव के बारे में पीछे बताया था कि वेव को अगर कंसीडर करें तो वहां पे एडिटिव इफेक्ट होता है और सबट्रैक्टिव इफेक्ट होता है, बताया था ना? Yes, sir. अगर 2 वेव सेम फेज में होती हैं तो वहां पे एडिटिव इफेक्ट होता है, और अगर 2 वेव आउट ऑफ फेज होती हैं, अपोजिट फेज में होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, सबट्रैक्टिव इफेक्ट होता है। Subtractive effect. तो जहां पे एडिटिव इफेक्ट होता है वहां पे क्या ऑब्जर्व होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जहां पे सबट्रैक्टिव इफेक्ट होता है वहां पे क्या ऑब्जर्व होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक वेव दूसरी वेव का इफेक्ट को कैंसिल करेगी,
और जब एडिटिव इफेक्ट होगा तो एक वेव दूसरे वेव का इफेक्ट को और बढ़ाएगी, दोनों एक दूसरे को क्या करती है, सपोर्ट करती। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव बनाएगा और वो नंबर उस स्टेशनरी स्टेट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इस स्टेशनरी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप देखो इसको कैसे काउंट करोगे। देखो इसको आपको इस तरीके से काउंट करना है। आप जैसे देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है, ये हो गई दूसरी वेव, ये हो गई तीसरी वेव, ऐसे ये हो गई चौथी वेव, ऐसे ये फिफ्थ वेव, ये हो गया सिक्स्थ वेव और ये हो गया सेवेंथ वेव। तो यहाँ पे टोटल 7 वेव फॉर्म हो रही हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 7। इस स्टेशनरी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे कोई भी एक डायग्राम दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि गिवन स्टेशनरी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप वेव नंबर ऑफ वेव काउंट करके एक साइकिल में और आप बता सकते हो कि ये उस स्टेशनरी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए। आप जरा देखो, इसी रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के डेरिवेशन में। आप जरा देखो कैसे हम डिराइव करते हैं रिजल्ट। डिस्टेंस traveled by electron distance traveled by electron during one revolution distance traveled by electron during one revolution is equal to क्या हो जाएगा, 2 पाई r n होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये मीन पाथ के लॉन्ग इसको कंसिडर करें 2 पाई r n। अच्छा अब देखो यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है और एक वेव की लेंथ क्या है, लेमडा। यहां से यहां तक लेंथ मीन पाथ के लॉन्ग क्या होगा, लेमडा। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा लेमडा। तो आप लेमडा वैल्यू को कितनी बार ऐड करोगे, लीनियर होएगा क्या एंगुलर होएगा लेमडा? लीनियर लीनियर को आप खींच दो पूरा स्ट्रेट, तो जो लेंथ है वो लेमडा है। क्लियर है? एक और बार समझा दो। अरे भाई इसको यहां से कट करके इसको खींच दो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। तो ये पहले वाली सिचुएशन सर्कल का पार्ट होएगा लेमडा, शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं होएगा, सर्कल का पार्ट होएगा लेमडा। हाँ सर्कल का पार्ट होगा लेमडा, लेकिन आप अगर इसको अगर आप इसको कट करके अगर आप खींचोगे तो इस पूरे जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होगी, 2 पाई r के बराबर होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई rn, ये बोल सकते। और ये 2 पाई rn जो है कितने लेमडा के बराबर है, लेमडा प्लस लेमडा कितना, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। तो आप इसको n लेमडा लिख सकते हो। इन जनरल सेंस में ये रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं। Yes, sir. तो अब आप यहां पे देखो 2 पाई rn is equal to n lambda। सिंस लेमडा क्या है यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सिंस लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई rn इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन mv, n इंटू h अपॉन mv। तो अब आप यहां से देखो तो mv को इधर ले आए और 2 पाई को इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज
mvrn is equal to n into h upon 2 pi. क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये sir. ये है डेरिवेशन बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का. इसमें अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल पाथ है वो वेव पाथ होता है. उस वेव पाथ का मीन पाथ सर्कुलर ऑर्बिट होता है. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है हमेशा उस स्टेशनरी स्टेट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर वेव फॉर्म करेगा ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन. उस स्टेशनरी स्टेट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर वेव फॉर्म करेगा इन वन रिवोल्यूशन. ठीक है. तो ये हम यहां पे बोल सकते हैं. अब जरा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखो. फिर एक बार फिर से करना होगा. क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द वेवलेंथ of a wave path. Calculate the wavelength of a wave path. Calculate the wavelength of a wave path followed by electron present in fourth stationary state. Present in fourth stationary state of helium positive ion. Calculate the wavelength of a wave path followed by electron present in fourth stationary state of helium positive ion. Solve करो. One 1.058 in this one. गलत है. कैसे निकाला? 1 minute sir. छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें. Hmm, 6.65 एंगस्ट्रॉम जो है ये सही आंसर है. Yes सही है ये. तो आप इसको देखो. Circumference को इक्वेट करना. पहले मैं एक जनरल रिजल्ट यहाँ पे डिराइव करके आपको दे देता हूँ. 2 पाई RN इज इक्वल टू n लैम्डा. ये होता है.
2 pi rn is equal to n lambda. तो 2 pi rn क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट, है कि नहीं? Yes, sir. ए नॉट बोहर रेडियस है, तो दिस इज इक्वल टू एन लेमडा. तो n से n कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पे लेमडा निकालना है. तो दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 2 pi n a नॉट बाई जेड. ये रिजल्ट आप सीधे यूज कर सकते हो. क्लियर? अगर स्टेशनरी स्टेट कौन सा है वो गिवन है और किस आयन या एटम के अंदर प्रेजेंट है, वो आयन या एटम स्पेसिफाइड है, तो उस स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ये आप सीधे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो. तो यहाँ पे आपको लेमडा निकालना है. लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन वैल्यू फोर्थ स्टेशनरी स्टेट है, तो एन 4 हो जाएगा, इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड. हीलियम पॉजिटिव आयन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 4 पाई ए नॉट आ गया बेटा. 4 पाई ए नॉट. कई बार यही इसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में वैल्यू पूछ ली जाती है. अब अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम. 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो ये सॉल्व करके आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 6.6 एंगस्ट्रॉम आ जाता है. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जरा बताओ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. Calculate the de Broglie wavelength of an electron present in third stationary state of lithium-2 positive ion. Calculate the de Broglie wavelength of an electron present in third stationary state of lithium-2 positive ion. A naught के terms में बताना है. 2 pi n. 3 pi n. ठीक है. अब इस केस में अगर आप देखो, लेमडा आपको निकालना है इज इक्वल टू 2 पाई, थर्ड स्टेशनरी स्टेट है, एन वैल्यू 3 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई लिथियम 2 पॉजिटिव आयन है, तो जेड वैल्यू 3 हो जाएगा. 3 कैंसिल हो गया, 2 पाई ए नॉट आ गया. तो 2 पाई ए नॉट यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा. आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. Yes, sir. सर लिखना है एक मिनट से. करवा दो. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है, ये 1927 में एग्जिस्टेंस में आया, और इस कंसेप्ट को वर्नर हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया.
ठीक है, लिख लो दिस प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, this principle was introduced by Werner Heisenberg in 1927. In 1927. आगे लिखो, according to, अब इसका स्टेटमेंट, according to this principle, according to this principle, according to this principle, it is impossible to determine, it is impossible to determine, it is impossible to determine the position, it is impossible to determine the position, it is impossible to determine the position and momentum, the position and momentum, the position and momentum of a tiny particle, of a tiny particle. It is impossible to determine the position and momentum of a tiny particle simultaneously, of a tiny particle simultaneously, of a tiny particle simultaneously with high degree of accuracy, with high degree of accuracy, with high degree of accuracy. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि अगर हम किसी भी टाइनी पार्टिकल को, यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अगर कंसीडर करें, तो हम उस पार्टिकल की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन जो उस पार्टिकल की है और उस पार्टिकल का जो एग्जैक्ट मोमेंटम है, उसको एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने जाते हैं तो फिर उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में बहुत ज्यादा एरर ऑब्जर्व होता है, और अगर हम उसका मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने जाते हैं तो फिर उसकी पोजीशन के मेजरमेंट में एरर बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट इसका क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, आप देखो मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग ने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। लिखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, mathematically this can be expressed as delta x multiplied by delta p, delta x multiplied by delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. Delta x multiplied by delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. अब बताती है यहाँ पे ये अलग अलग टर्म क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, तो लिख लो where delta x is error in measurement of delta x is error in measurement of momentum, position, momentum नहीं, position,
delta x is error in measurement of position of the particle. The particle. And delta p is error in measurement of delta p is error in measurement of momentum of the particle. ठीक है, तो डी ब्रॉगली ये हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि अगर हम किसी भी टाइनी पार्टिकल को कंसीडर करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके पोजीशन के मेजरमेंट में जो एरर है और उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में जो एरर है, उस इंस्टेंट पे उसके पोजीशन के मेजरमेंट में जो एरर है और उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में जो एरर है, इन दोनों एरर वैल्यूज का प्रोडक्ट, इन दोनों एरर वैल्यूज का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा किसके? h अपॉन 4 पाई के। h यहां पे क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहां पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h is Planck's constant. तो ये एक्सप्रेशन, ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, यहां पे हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, एच कट। ये एक टर्म है एच कट। एच कट जो होता है ये इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के। एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स कट होता क्या है? क्या क्या बोल रहे हैं? सर ये एच कट होता क्या है? ये होता है एच अपॉन 2 पाई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। सिंबल है मतलब सर्वर साइड। हाँ सिंबल है, सिंबल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ ऑल्टरनेटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं, उनको भी यहां पे लिख रहा हूं। देखो, सिंस P इज इक्वल टू m इंटू v, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज डेल्टा P इज इक्वल टू मास इंटू एरर इन वेलोसिटी। लिख सकते हैं? Yes, sir. Therefore, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. ठीक है, अरे लिख सकते ना? यस यस तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डेल्टा x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m, ये लिख सकते हैं? Yes, sir. यस या हम ये लिख सकते हैं
डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट अपॉन 2m। ठीक है, Yes, sir. तो एक रिजल्ट ये भी है बेटा, ये तो है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में, ये है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में। इसी तरीके से हाइजेनबर्ग ने ये भी बोला कि अगर हम किसी टाइनी पार्टिकल को कंसीडर करें, लिखना है भाई, लिखो, तो अगर हम किसी टाइनी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि उस टाइनी पार्टिकल की जो एनर्जी है, ठीक है, उस टाइनी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है, और वो टोटल एनर्जी उस टाइनी पार्टिकल के अंदर कौन से टाइम पे है, यानी कि उस पार्टिकल की एनर्जी और वो एनर्जी किस टाइम पे प्रेजेंट है, हम इन दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम उसकी एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर करने जाते हैं तो वो एनर्जी जिस टाइम पे है उस टाइम के मेजरमेंट में एरर होगा, और अगर हम टाइम को एग्जैक्टली मेजर करने जाते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगी उसके मेजरमेंट में एरर होगा। तो इसी के बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने एक रिजल्ट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, डेल्टा ई, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी is greater than or equal to h upon 4 pi. Delta E into delta T is greater than or equal to h upon 4 pi, where delta E is error in measurement of energy and delta T is error in measurement of time. Error in measurement of time. ठीक है, इसी तरीके से एक रिजल्ट और कंसीडर करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा लेमडा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। वैसे ये एक डिराइव्ड रिजल्ट है, ये डायरेक्ट जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं आता है, थोड़ा सा उसको जब रिजल्ट को मैनिपुलेट करते तब ये आता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है, डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन error in measurement of position of particle. ठीक है, और डेल्टा लेमडा क्या है,
error in measurement of de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of particle। तो ऑब्वियसली जो लेमडा है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको बता दूं ये आया कैसे, ठीक है? जरा देखो ये कैसे आया। देखो लेमडा जो होता है ये क्या होता है, h/p होता है। इसका Yes, मतलब sir. p इज इक्वल टू h/λ लिख सकते हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा, dp/d लेमडा। तो ये क्या आ जाएगा, dp/d लेमडा क्या हो जाएगा, -h/λ² आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो हम यहां से लिख सकते हैं तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू -h/λ² इंटू डी लेमडा। ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अच्छा, जब हम एरर के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना तो फिर साइन का मतलब नहीं होता, ठीक है? यस सर। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कंसीडर करें, एक तरीके से आप ऐसे लिख लो, मॉड dp इज इक्वल टू h/λ² इंटू मॉड डी लेमडा। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखो, सिंस डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 ये होता है। तो डेल्टा x स्मॉल चेंज के लिए आप इसको dx लिख सकते हो। यस सर। तो dx मल्टीप्लाइड बाय dp की जगह पे आप ये पुट कर दो, h/λ² इंटू डी लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4। सही है? Yes. यस सर। h कैंसिल हो गया, क्या आ गया देखो, dx इंटू डी लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू λ²/4π। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है। अब ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्लाई होता है ये, मतलब ये एक तरीके से जी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है। लिखना था, लिखो भाई। अब तो तनिष्क लिखेंगे, तो फिर आज क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने यूज किया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखा है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है,
इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होगा, कुछ एक न्यूमेरिकल्स इस पर डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है, वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है नहीं, तो वेव मैकेनिकल मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा अगले क्लास में। ठीक है, तो मैं आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा। सर कल ऑफलाइन क्लास है। जितेंद्र सर पूरा शेड्यूल बना रहे हैं, तो वो जो है आपको टाइम टेबल शेयर करेंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे वैसे आपका शेड्यूल्ड है, जो ऑफलाइन क्लास है वो सैटरडे और संडे है, तो अभी जितेंद्र सर जो है आपको शेड्यूल शेयर करेंगे। ओके सर। सर फिर कल होएगी या नहीं वो तो होएगी? कल मना कर रहे थे। तो अगर जो है वो मना कर रहे हैं, तो शायद जो है उसके पीछे वजह ये होगी कि वहां पे क्लासरूम में अभी थोड़ा बहुत जो है कुछ काम चल रहा है, स्पेशली जैसे जो है क्लास अगर प्रोजेक्टर वहां पे क्लासरूम में लगना होगा और कुछ इंटरनेट कनेक्शन जो है, तो हो सकता है इसकी वजह से जो है अभी इस वीक में क्लास को पोस्टपोन कर रहे होंगे। तो आपको शेड्यूल जो है मिल जाएगा, अगर इस वीक में नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में तो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास होगी। सर कल ऑनलाइन है ना? अगर क्लास ऑफलाइन नहीं होगी कल वाली, तो फिर वो ऑनलाइन होगी। सर ऑनलाइन का टाइमिंग बता दो एक बार। ऑनलाइन का टाइमिंग आपका जो पिनेकल बैच वाली क्लास है वो वही 10 to 11:30 होगी। सर थोड़ा पहले कर सकते हो? 11:30 पे फिजिक्स की क्लास है, उसमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा। फिजिक्स की क्लास 11:30 है, यस सर। तो कोई बात नहीं, फिर उसको हम ऐसा कर लेंगे 9:30 to 11 कर लेंगे। यस सर, थैंक यू सर। 9:30 to 11।